हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस न्यू चैनल। सो आज की वीडियो में यार मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अबाउट जावा डेवलपर रोड मैप। अब देखो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल ये बताऊंगा कि वेबसाइट पे अगर आपको डेवलपमेंट सीखनी है 2024 के अंदर और जावा के थ्रू सीखनी है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको करनी चाहिए, जिससे आप ना कि डेवलपमेंट भी सीख जाओगे बल्कि जॉब भी क्रैक कर पाओगे। तो इसमें मैंने कई सारी चीज़ें जैसे कि डीएसए भी इंक्लूड करके रखा है। सो दिस इज कंप्लीट रोड मैप और डेवलपमेंट वाला पार्ट भी है। अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट पे देखना है तो आप टाइम स्टैम्प फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, एक पहले बता देता हूँ, इसमें एंड्रॉयड कवर नहीं करा है। एंड्रॉयड का इंटायरली डिफरेंट रोड मैप होता है। अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना, 100 लाइक्स का टारगेट है, वो मीट करा देना, कमेंट कर देना तो एंड्रॉयड रोड मैप भी आ जाएगा। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के तो मैं ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। ओके, सो ये है एक जावा डेवलपर रोड मैप। तो इसमें कई सारी चीज़ें होने वाली। सबसे पहले जावा बेसिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये पूरा लाइन बाय लाइन चल रहा है। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कलेक्शंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डेवलपमेंट एंड देन एडिशनल्स। अब तुम सोचोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एक 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 में क्यों नहीं है, व्हाई इट इज डिफरेंट, समझाऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं जावा बेसिक्स की तरफ। ओके, सो ये रहा हमारा जावा बेसिक्स। तो जावा बेसिक्स बड़ा सिंपल बोलता है यार कि आपको पता होना चाहिए जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, लूप्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स। अभी एरेज और स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पे पुटअप किया है, मैंने इसे डेटा स्ट्रक्चर में नहीं डाला है बिकॉज ये बहुत बेसिक है। ओके, देन इनपुट आउटपुट, आप कैसे इनपुट ले रहे हो, कैसे आउटपुट जनरेट करते हो, फाइल हैंडलिंग वगैरह क्या होती है कि आप किसी फाइल से इनपुट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें। देन सिंपल सीएलआई प्रोजेक्ट। इतनी चीज़ें सीखने के बाद क्या आप एक कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अगर मैं आपको सम अप करूं तो मैंने स्टार्टिंग से 10 लेक्चर बनाए हैं अपने जावा डीएसए कोर्स में। तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक मैंने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। ओके, तो अगर आपको ये बेसिक सीखने हैं तो वो 10 लेक्चर मोर देन इनफ है। काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डिटेल में समझा है, उससे पढ़ लेना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है अगर आप जावा सीख रहे हो तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की कितनी वैल्यू होती है जावा के अंदर। एंड ऑफ कोर्स द पिलर्स ऑफ हूप्स, जिसकी हम बात करें अगर तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, देन आपका इनकैप्सुलेशन हो गया, देन आपकी इनहेरिटेंस आती है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। नाउ सिंस यू आर डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स यू शुड नो हाउ टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। कंपेरेबल क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो आता है जावा जेनेरिक्स। एंड जावा जेनेरिक्स कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको हमेशा पता होगा कि मेरे डेटा का क्या डेटा टाइप होने वाला है। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, बट लेट्स से मैंने किसी के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर दिया, वहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है, वो डेटा टाइप स्टूडेंट है, एक क्लास है, उस वही उसका डेटा टाइप है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? तो दैट इज वे जेनेरिक्स कम्स इन पिक्चर, जहाँ पे आप एक जनरल फंक्शन लिखते हो, जनरल कोड लिखते हो जो आपके हर प्रकार के डेटा को हैंडल कर रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड जावा जेनेरिक्स एंड दैट इज वेरी पावरफुल जब आप रियल वर्ल्ड में अपने एप्लीकेशन उतारते हो, जहाँ पे आपको पता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा आने वाला है, उधर हम जेनेरिक्स यूज करते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेस्टेड क्लासेस। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये चारों ही आपको मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको सिस्टम डिज़ाइन समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई। देखो, डिज़ाइन पैटर्न अलग अलग तरीके के होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कि मेरे को डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए। अब आपको पता है कि डेटाबेस का जो सेशन क्रिएट होगा वो एक ही बार होना है, वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होना है कि मैं अपने एक एप्लीकेशन में जब जब रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ नया डेटाबेस कनेक्शन खुल रहा है। ऐसे तो आपका कोड इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा, कोई भी आएगा उसमें डेटा राइट करके चला जाएगा, आप बैठे रहोगे, समझे। तो इसके लिए सिंगल सेशन होना चाहिए, और इसको आप कैसे इंश्योर करोगे? सिंगल टन डिजाइन पैटर्न यूज करो। देन प्रोटोटाइप पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये हमने अभी नहीं कवर किया, इन फ्यूचर हम इसे भी कवर करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोड किसी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाता और सर्वर पे क्रैश हो जाता है, प्रोडक्शन में क्रैश हो जाता है, तो आपका मैनेजर आपको थप्पड़ मारने आ जाएगा, उसके साथ उसका मैनेजर भी आएगा, उसके साथ उसका मैनेजर भी आएगा कि भाई ये एरर क्यों नहीं हैंडल करी तूने कोड में। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों को पढ़ लो। ओके, नाउ ये दो चीज़ें पढ़ने के बाद जावा बेसिक्स एंड ऊप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी आपको 3-4 लाख का पैकेज लग जाए अब। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कलेक्शंस। अब इसमें कई सारी चीजें, आपका स्टैक आता है, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज, मैंने ये नहीं कहा इन डेप्थ इसे करो। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कुछ खास बढ़ाता नहीं, ये तुम्हें बताता है कि आप कर क्या सकते हो इन डेटा स्ट्रक्चर से। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या करता है, बेसिकली इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का ना बॉयलर प्लेट कोड हटा देता है। आप डायरेक्टली कॉल करो, मुझे हैश मैप चाहिए, मैंने हैश मैप कॉल कर लिया, एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट कॉल कर लिया, लिंक लिस्ट चाहिए, लिंक लिस्ट कॉल कर लिया, अपना काम करो, आगे बढ़ो। तो दिस इज वेरी जनरल। अगर आपको ये तीनों चीजें, जावा बेसिक्स, oops एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड थर्ड इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कलेक्शंस, इतनी नॉलेज है तो आप 6-7 लाख के पैकेज तक पहुंच सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और यहाँ मैं बात करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स की, जिनको यूज करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हो। इसमें रिकर्जन आता है, बैक ट्रैकिंग आता है, प्रूनिंग आता है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, और देन बहुत सारे मैंने यहाँ लिखे हैं, बी एफ एस, डी एफ एस, डिसजॉइंट सेट, सर्चिंग, हैशिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर, एंड देन सॉर्टिंग भी है, टू पॉइंटर्स भी है, स्लाइडिंग विंडो भी होता है इसमें, देन ट्राइस डेटा स्ट्रक्चर भी है। सो अगर आप यहाँ तक कर लेते हो, एंड इसके साथ इसको आप कैसे इन्हांस करोगे, लीड कोड डेली चैलेंज, जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डेज, हर हफ्ते कॉन्टेस्ट होते हैं, वो सारे अटेम्प्ट करो यार। देखो, अगर तुम डेली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ओवर द टाइम डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिक किए हैं जो इन चारों चीज़ों को कवर करते हैं, जावा बेसिक्स, oops एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, डीएसएन कलेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी ही चाहिए कि ये कंपनी तो ऐसा पूछती है, वो आपको जावा प्लस डीएसए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जहाँ तक डेली लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, जहाँ आपकी स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो हम डेली कई सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस समय मार्च लीड कोड चैलेंज चल रहा है, मेरा डे 14 चल रहा है, तुम्हारा कौन सा चल रहा है मुझे नहीं पता, बट उसे कंप्लीट करो। इस चैनल पे नहीं है, शैश कोड नाम के चैनल पे है, तो आप उधर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल बेसिक। अभी तक मैंने खाली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, बेसिक जावा की बात करी है, ओके। नाउ वील मूव ऑन टू द डेवलपमेंट पार्ट, एंड प्रोबेबली द पार्ट जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द डेवलपर रोड मैप। अभी आपको बहुत ये छोटा सा दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं इसे जूम करूंगा। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, एंड मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपको पता होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ये देख के डर मत जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितना तुम्हारे लिए और कितना तब है जब तुम 1-2 साल कर चुके हो जावा में, ठीक है। तो इसको मैं जूम करता हूँ एंड देन बताता हूँ, चलो। ओके, सो लेट्स कम ऑन टू दी फर्स्ट सेक्शन विच सेज कोर जावा, जो हमने ऑलरेडी कवर किया। आपको पता है जावा बेसिक्स में क्या आने वाला है, oops एंड डिज़ाइन पैटर्न्स, देन मल्टी थ्रेडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मल्टी थ्रेडिंग आनी चाहिए, जैसे ही आप डेवलपमेंट साइड में शिफ्ट करते हो, मल्टी थ्रेडिंग इज़ अ मस्ट। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने कवर कर ली, कलेक्शन फ्रेमवर्क कवर कर लिया, समझ में आई इतनी चीज़ें। तो दिस इज़ योर कोर जावा, ये आपको आनी चाहिए अगर आप डेवलपमेंट में घुसना चाहते हो। नेक्स्ट चीज़, WWW आर्किटेक्चर। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब, आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे है, और इंटरनेट के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो माय फ्रेंड यू आर लैकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले वेब में क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, व्हाट इज़ अ वेब क्लाइंट, व्हाट इज़ अ वेब सर्वर। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, राइट। अभी अगर तुम्हें सिंपल एग्जाम्पल देना हो, तो तुम गूगल में कुछ जाके सर्च करते हो, जो टाइप करते हो, राइट, वो तुम यूआई पे टाइप करते हो, दैट इज़ द फ्रंट एंड दैट इज़ कॉल्ड अ वेब क्लाइंट। वो वेब क्लाइंट क्या करता है, कनेक्ट करता है तुम्हारे वेब सर्वर से, यानी कि गूगल के डेटा सेंटर में कोई एक सर्वर रखा है जहां पे तुम्हारी रिक्वेस्ट जा रही है और वो तुम्हें रिस्पॉन्स भेज रहा है, तब जाके तुम्हें सर्च रिजल्ट मिलता है। समझ में आया। सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसकी तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इज यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप कैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हो ऑन www, दैट इज नथिंग बट यूआरएल, ओके। नेक्स्ट चलें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अभी इंटरनेट बना दिए, इसका मतलब नहीं कि उसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जो मर्जी आए करो, ऐसा नहीं है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल, जैसे कि एसएमटीपी होता है, एफटीपी होता है। तो इतने सारे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक ओवरव्यू ले लो, और मेनली क्या पढ़ना है अच्छे से, एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। ये दो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। अब इनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं, ये क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कभी जेसन के बारे में सुना होगा। तो जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो एक्चुअल में होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं जेसन को, जब एक सर्वर और क्लाइंट कम्युनिकेट करता है, क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर आप ये चीज़ पढ़ लो।
ये थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, बट जब आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको मज़ा आएगा। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस चीज़ को यूज़ ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है यार मोनोलिथ एंड माइक्रो सर्विसेज। इन दोनों को मैं कंबाइन तुम्हें बताना चाहूँगा। सो बेसिकली आर्किटेक्चर पैटर्न है। मोनोलिथ होता है कि आप सिंगल सर्विस पे मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। लेट्स से आपकी जो सर्वर है उसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 3 प्राइम फंक्शंस है उसके, और वो तीनों फंक्शनैलिटीज़ आपने एक ही सर्वर में डाल के रखी हुई हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। और अगर हम माइक्रो सर्विसेज की बात करें तो इधर क्या होता है कि आप वो 3 फंक्शनैलिटीज़ को 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करके 3 जगह पे डिप्लॉय कर देते हो, और फिर आपका एक सर्विस 3 डिफरेंट माइक्रो सर्विस में डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या होता है मेजरली कि आपके एक सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, अच्छा लोड बैलेंस हो रहा होता है, आप एक फंक्शनैलिटी को प्रॉपरली प्रोसेस कर पाते हो। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज, अब इसके कई सारे एडवांटेज और कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऑब्वियसली 3 सर्वर लगाओगे तो कॉस्ट ट्रिपल हो गई। अगर आपके उतने यूज़र बेस ही नहीं है तो 3 लगाने का कोई फ़ायदा है? इतने पैसे देने का कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे आएगी? पढ़ के आएगी। इनके बारे में पढ़ो अच्छे से। ओके, नाउ लेट्स से आपको पता है मोनोलिथ क्या है, माइक्रो सर्विस क्या है। अब अंदर बात करें तो एक फ्रेमवर्क आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और दूसरा आता है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। अभी स्प्रिंग बूट इज मेड ऑन टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो अगर आपको स्प्रिंग पता है, आपने कभी ट्राई किया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है जो स्प्रिंग बूट हटा देता है। तो बेसिकली अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, तो दीज आर दी 2 आर्किटेक्चर्स जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन्हें अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। अभी नेक्स्ट माइक्रो सर्विसेज। आपको क्या माइक्रो सर्विसेज के बारे में पढ़ना चाहिए? देखो, मैं तो तुम्हें सीरियसली बोलूंगा कि एक मोनोलिथ और एक माइक्रो सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट होना ही चाहिए तुम्हारे रेज्यूमे में। अगर ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रस्ट मी, तुम्हें कंपनियां दौड़ के हायर करेंगी, तुम्हारा रेज्यूमे हमेशा शॉर्टलिस्ट होगा। ये जो तुम मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो ना, इसे बनाना बंद कर दो, ढंग के प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो अगर ये दोनों अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ, एक मोनोलिथ एक माइक्रो सर्विस। उसमें एक्सप्लेन करो कि ये मोनोलिथ है, इसमें ये यूज़ किया, ये माइक्रो सर्विस है, इसे ऐसे ऐसे करते हैं। मजा आ जाएगा भाई, तुम इतना सीखोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू माइक्रो सर्विसेज। अब ऑब्वियसली 3 अलग अलग सर्वर्स हैं, तो उन्हें कहीं डिप्लॉय करोगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तुम ऑथेंटिकेशन लगाओगे, ऑथराइजेशन लगाओगे, ठीक है, कौन सा तुम्हारा मेन सर्वर होने वाला है, कौन उसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे कनेक्शन बैठेगा। सो वो सारी चीज़ें समझने के लिए यू नीड टू नो स्प्रिंग क्लाउड, जो कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है इस चीज़ की। नेक्स्ट स्प्रिंग डिस्कवरेबिलिटी, अब इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, एपीआई गेटवे आ गया, अभी ऑथेंटिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, तो मोनोलिथ हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन पार्ट। अभी ऑब्वियसली तुम्हारे पास 3 डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज है, लेट्स से 3 डिफरेंट माइक्रो सर्विस है। तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी? जैसे एक माइक्रो सर्विस को दूसरे का यूज करना है यूजर की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, तो वो कैसे होगा? सो दैट इज वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज कम इन पिक्चर। अभी ये कम्युनिकेशन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों हो सकता है। एसिंक्रोनस मतलब होता क्या है बेसिकली? ये सिंक्रोनस का मतलब होता है कि लेट्स से सर्विस ए ने सर्विस बी को रिक्वेस्ट भेजा, और सर्विस बी जब तक उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता तब तक ए वेट कर रहा होता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस करता है, राइट? तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस, जहां पे वो वेट कर रहा है। बट एसिंक्रोनस क्या होता है? सर्विस ए ने सर्विस बी को रिक्वेस्ट भेजा और फिर वो आगे बढ़ गया, उसने वेट नहीं किया कि सर्विस बी वापस रिस्पॉन्ड करे। दैट इज एसिंक्रोनस कॉल। मतलब ए की आगे की प्रोसेसिंग किसी भी तरह से अगर बी से डिपेंडेंट नहीं है तो उसे एसिंक्रोनस बना दो। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, आप वेट नहीं कर रहे होगे किसी एक बंदे के काम पूरा करने का, क्योंकि आप उससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। समझ में आया? तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। और अगर तुम्हें सिंक्रोनस सीखना है तो रेस्ट एपीआई, एसिंक्रोनस सीखना है तो काफका। काफका की हेल्प से आप एसिंक्रोनस कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते। लेट्स से आपने एपीआईज बना ली, माइक्रो सर्विसेज बना ली, बहुत सारे बना लिए, 15-20 बना लिए। अभी उन्हें हैंडल कैसे करोगे? लेट्स से आपकी एक माइक्रो सर्विस है, वो उबंटू 16 यूज़ करना चाहती है, दूसरी है वो लिनक्स 17 वर्जन यूज़ करना चाहती है, तीसरी है जो उबंटू 20 यूज़ कर रही है, क्योंकि डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं। अभी आप इन चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे? क्या 3 चीज़ों के लिए तीन तीन अलग सर्वर खरीदोगे? इतने अमीर तो हो नहीं तुम। तो इसके लिए हम करते हैं कंटेनराइजेशन। ओके, तो कंपनियां पैसे बचाने के लिए डॉकर्स का यूज़ करती हैं, क्योंकि डॉकर क्या करता है यार, आपको एक कंटेनर इन्वायरमेंट बना के दे देता है कि ये ले भाई, इसमें तू अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर, जितनी भी डिपेंडेंसी है तो इसमें डाल दे। ये ले दूसरा कंटेनर, इसमें डिप्लॉय कर, जितनी डिपेंडेंसी है वो इसमें डाल। समझे? तो इस तरीके से तुम डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर बना सकते हो जो अलग अलग सर्विस को होस्ट करेगा। समझ में आया?
चलो अभी मैंने कई सारे डॉकर इन्वायरमेंट्स बना लिए, बहुत सारे कंटेनर्स है, अब उसे मैनेज कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं है कि 50 कंटेनर है तो मैं 50 टैब्स खोल के उनको जा जाके देख रहा हूँ भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, नहीं। हम क्यूबरनेटिस का हेल्प करते हैं उन कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन। चलो तो ये हमें बेसिक आइडिया लग गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी एज अ कॉलेज स्टूडेंट क्या तुम्हें कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए? हाँ, सिर्फ पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर टाइम मिलता है कर लेना, दिस इज चेरी ऑन टॉप। अगर अपने कॉलेज में हो तो टेंशन मत लो कि ये भी पढ़ना है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, रेस्ट एपीआई सीख लेना, देन माइक्रो सर्विसेज मोनोलिथिक बिल्कुल सीख लेना। डब्ल्यू आर्किटेक्चर एक्सपेक्टेड होता है कि पता होना चाहिए। कोर जावा एक्सपेक्टेड होता है कि पता होना चाहिए। अभी बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ डीएसए पूछती हैं, लेकिन जब आप कंपनी में घुस जाओगे तो यही सब करना पड़ेगा, समझे? तो थोड़ी बहुत नॉलेज रखना, ऐसा ना हो कि वहाँ घुसो तो कहो भैया ये मैं तो बाइनरी रिवर्स करने आया था, भाई क्या करवा रहे हो मेरे से मारेंगे वहाँ पकड़ के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। अभी इसकी भी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट अगर आप डेवलपर हो ऑब्वियसली तो इस चीज़ का पता होना चाहिए, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली मॉनिटरिंग या फिर लॉग्स क्या होते हैं, देखो अब मेरे पास 15-20 माइक्रो सर्विसेज हैं तो मेरे को ट्रेस रखना पड़ता है ना। अभी कोई बग आ गया, कोई इश्यू आ गया, कोई एरर आया, कैसे पता चलेगा क्या एरर आई है? तो आपको लॉग्स चेक करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड ELK स्टेट। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक सर्च लॉग स्टैश एंड किबाना, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये आपकी लॉगिंग में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि आपके 20 जैसे कोई बग आया लेट्स से, है ना, तो आप ऐसा नहीं करोगे फर्स्ट माइक्रो सर्विस में जाके लॉग चेक करो फिर दूसरे में जाके, नहीं। ये सारी लॉग्स को कंसोलिडेट करके एक जगह लगा देता है, तो इससे मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाती है। एरर एरर फाइंड करना हो, डीबग करना हो, इट्स वेरी इजी, राइट? तो मॉनिटरिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप जब इंडस्ट्री में घुसोगे तब आप सीखना, अभी मत सीखना। फॉर स्टूडेंट नो, जस्ट पढ़ लो कि बाना क्या होता है, दैट्स इट। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट है डेटाबेस ड्राइवर्स। ये आपको पता होना चाहिए बट इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं तुम्हें डेटाबेस बता देता हूँ। आई थिंक डेटाबेस ऊपर होना चाहिए था। ओके, सो डेटाबेस क्या होता है? बेसिकली जब आप जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करने वाले हो, दैट इज योर डेटाबेस। जैसे कि इस चीज़ को समझो, मैं एक नॉर्मल लाइक मैंने यूट्यूब पे अपना अकाउंट बनाया, राइट? तो यूट्यूब के पास मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी अपने डेटाबेस में। सो दैट इज वेयर डेटाबेस कम्स इन पिक्चर। वो आपके यूजर की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जिसे वो बाद में यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए या यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। अभी बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब आप यूट्यूब लॉग इन करते हो तो राइट में प्रोफाइल होती है, उस पर क्लिक करते हो तो आपको आपका नाम दिखता है, यूजर लिख के नहीं आता है, राइट? सो दैट इज द पर्सनलाइजेशन दैट हैपेंस। और वो कैसे होता है? डेटाबेस से आपका नाम फेच होके आ रहा होता है, राइट? तो इस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। अभी इसमें कई सारे डेटाबेस हैं, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, कैसेंड्रा है, मोंगोडीबी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम माई एसक्यूएल या ओरेकल में से कोई एक सीख लो, और अगर टाइम मिलेगा तो मोंगोडीबी भी सीख लेना, ठीक है? क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के, तो ये दोनों हैंडल कर रहे होते हैं, तो कोई भी दो सीख लो, दैट इज गुड। और बाकी जो डेटाबेस की बेसिक होती है, कैप थ्योरम क्या होता है और ये सारी चीजें, वो तो आनी ही चाहिए, उसको स्किप मत मारना, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं विच इज डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। अब मैं डेटाबेस पे आई गया हूँ, तो डेटाबेस से नॉर्मल क्वेरी कैसे करते हैं? जैसे जावा एक लैंग्वेज है, वैसे डेटाबेस की भी खुद की लैंग्वेज है विच इज कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो माई एसक्यूएल एंड ओरेकल में काम आती है। देन आपका सीक्वल आता है, ये है कैसेंड्रा क्वेरी लैंग्वेज, ये आपके कैसेंड्रा डेटाबेस में काम आती है। थर्ड इज योर MQL, मतलब मोंगो डीबी क्वेरी लैंग्वेज, ये आपकी मोंगो डीबी में आती है। तो इन डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली आपको ये लैंग्वेज चाहिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बेसिकली आप कैसे डेटा इंसर्ट कर रहे हो, कैसे रिट्रीव कर रहे हो, किस किस तरीके के, मतलब उसमें अलग अलग जॉइंट्स लगते हैं, ऑल दोस थिंग्स, तो उसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दैट इज योर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। आगे चलें, अगर अब ऊपर आते हैं वापस, तो JDBC एंड हाइबरनेट क्या है? ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। डेटाबेस ड्राइवर क्या है? अब आपने जावा में कोड लिखा और आपने डेटाबेस लेट्स से माई एसक्यूएल यूज किया। अब डेटाबेस एक अलग यूनिट है, आपका जावा जो है वो अलग यूनिट है। ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, राइट? सो दैट इज वेयर योर डेटाबेस ड्राइवर्स कम्स इन पिक्चर, जो कहता है कि भाई मैं आपका ब्रिज बन जाऊंगा, आप मुझे यूज करो। सो JDBC इज वन सच ड्राइवर। और एज अ स्टूडेंट आपको JDBC जरूर आना चाहिए, आपको MySQL या ओरेकल में से कुछ आना चाहिए, MongoDB आना चाहिए, राइट? डेटाबेस की नॉलेज, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज की नॉलेज, डेटाबेस ड्राइवर्स की नॉलेज, दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर आप 3 लाख की जॉब भी कर रहे हो ना तो भी एक्सपेक्टेड होता है, तो इसे तो भूलना ही मत कभी भी गलती से। अब नेक्स्ट, ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेटिव चीज़ है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। अगर आप कभी भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओगे, राइट, तो उसमें ORM आप यूज़ करने वाले हो, भर भर के करने वाले हो। ORM करता क्या है? जैसे कि तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, जिसमें नेम है, रोल नंबर है, एज है। अब मुझे इसे किसी स्टूडेंट नाम की टेबल में स्टोर करना है, राइट?
तो अब मैं जा जाके या तो एक कॉलम में लिखूं, हर बार कोड लिखूं, या मैं क्या करूंगा, इन क्लासेस को मैप कर दूंगा मेरे इन टेबल से, तो डायरेक्टली जिससे ही इनमें वैल्यूज आएंगी हम डायरेक्टली इसमें राइट कर सकते हैं। तो दैट ब्रिजिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, क्योंकि जावा के पास ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस इज हैज टेबल्स, तो इसे कैसे मैप करोगे, राइट। तो डेटा मैपिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना। जो डेटाबेस ड्राइवर है वो आपकी जावा की हेल्प करता है कनेक्ट करने में डेटाबेस से, बट जो आपका ORM है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स डेटा को, एग्जैक्टली समझना, डेटा को मैप कर रहा होता है आपकी टेबल से, आपके डेटाबेस के एंटिटी से। समझ में आया। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसे कंफ्यूज मत करना। तो अब इसमें भी हाइबरनेट होता है, ओपन जेपी होता है। आई विल सजेस्ट कि आप हाइबरनेट पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप स्प्रिंग बूट करोगे तो आप हाइबरनेट ऑब्वियसली करने वाले हो, आप स्प्रिंग बूट कर लो तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो दिस। क्लाउड डिप्लॉयमेंट, अभी देखो तुमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, डिप्लॉय कहाँ करोगे। सो AWS हो गया, एजोर हो गया, गूगल क्लाउड्स भी होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कई सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस क्या होता है। अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, बस डिप्लॉय कैसे करते हैं ये सीख लेना, ओके। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल क्यों बूम में, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ यार तुम्हें, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि एक सर्वर पे हम कुछ भी होस्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मेरे को 50 सर्वर चाहिए, तो मैं 50 सर्वर कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। तो मैं जाऊंगा AWS के पास, मैं उससे बोलूंगा भाई मेरे से किराया ले ले, ठीक है, मैं तेरे को किराया दे दूंगा, मुझे 50 सर्वर दे दे, मेरी खरीदने की हिम्मत नहीं है अभी। और अगर मैंने खरीद भी लिया तो मैं बैठ के उसे मेंटेन नहीं करूंगा कि आज ये खराब हो गया कल वो खराब हो गया, वो सारा आपका काम है। समझ में आया। सो दैट इज वेयर क्लाउड कम्स इन पिक्चर। तो क्लाउड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लाइव कुछ कर पा रहे हो तो इट विल बी अ बिग बूस्ट टू योर रेज्यूमे, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो मैं पहले तुम्हें टेस्टिंग फ्रेमवर्क बता देता हूँ, इस मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया। टेस्टिंग फ्रेमवर्क पहले आएगा, ठीक है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें टेस्टर नहीं बनाना चाहता, बट एक चीज़ समझो, जब तुम इंडस्ट्री में घुसोगे तो जो कोड तुमने लिखा है उसे तुम ही डिबग करने वाले हो, उसे तुम ही टेस्ट करने वाले हो, मतलब उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, ओके। अब यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है, लेट्स से तुमने एक पीस ऑफ कोड लिखा जो डेटाबेस को एक्सेस करता है, कुछ करके लाता है। अब तुम एक्चुअल में टेस्टिंग के टाइम तो चाहोगे नहीं कि भाई तू एक्चुअल में डेटाबेस में जा, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम खाली अपना फंक्शन टेस्ट करोगे, तो तुम डेटाबेस को मॉक कर दोगे कि मैं ये डेटाबेस में क्वेरी भेजूंगा, भाई मैं अगर भेज रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलाना, तो तुम ये 10 चीज़ें रिटर्न कर देना है, वो तुम मॉक कर दोगे वहाँ पे, मतलब एक तरीके से हार्ड कोड कर देते हो, राइट। कि मतलब रिक्वेस्ट जो है तुम्हारी एक्चुअल डेटाबेस में नहीं जा रही, वो मॉक होके वापस आ जा रही है। तो इस चीज़ को मॉकिंग कहते हैं, तो वो जावा के अंदर मॉकिटो से होता है। दूसरी है जे यूनिट। आप यूनिट टेस्टिंग लिखोगे कैसे एक्चुअली, तो बहुत सारे असर्शंस होते हैं और बहुत सारी एपीआईज होती हैं, तो उसके लिए जे यूनिट होता है। तो ये जे यूनिट एंड मॉकिटो का कॉम्बो भी तुम्हें आना चाहिए, ओके। सो दैट इज टेस्टिंग फ्रेमवर्क, जो आप अपने कोड को टेस्ट करने के लिए, जो आप लिखोगे या फिर जो आप मेंटेन कर रहे होगे कंपनी में, उसे टेस्ट करने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। लास्टली अगर हम बात करें तो एडिशनल फीचर्स, अब ये एडिशनल है बट आईडी मेरे ख्याल से तुम्हें आना ही आना चाहिए, और मैं इंटेलिजे बोलता हूँ, आप चाहो तो आप एक्लिप्स वगैरह भी कर सकते हो। देन डीबगर, अब ये आपके लिए एज अ कॉलेज स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अगर आता है तो बहुत है, मतलब ये ऐसी स्किल है जो 6 6 7 7 साल वालों को भी नहीं आती, बट जब इशू आता है ना, आपका टिकट रेस होता है, तो डीबगर बहुत हेल्प करता है, तो डीबगर की नॉलेज होनी चाहिए। लास्टली VCS, और ये मैं पर्सनली मैंने एडिशनल में रखा है, बट मेरे हिसाब से तुम्हें आना ही चाहिए, विच इज़ गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब बेसिकली, अब देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, अब आप वहाँ पे अकेले काम नहीं करोगे, आप एक टीम में काम करोगे, राइट। 10 लोग बैठ के एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे कोड लिख रहे हैं, तो हो सकता है मैं और मेरा दोस्त दो अलग फंक्शन बना रहे हो जो कि किसी तरीके से किसी मेन फंक्शन में कॉल होने वाला है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसके वेट करूंगा या वो मेरा वेट करेगा कि भाई शाश्वत पहले कोड पुश कर दे फिर मैं करूंगा, ऐसे नहीं होता। तो दैट इज़ वेयर योर वर्जन कंट्रोल सिस्टम कम्स इन पिक्चर, जहाँ मल्टीपल लोग एक साथ ही अपना कोड पुश कर रहे होते हैं, वो कोड जाता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप, क्योंकि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, राइट, आप रोल बैक भी इजीली कर सकते हो, आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो, टेस्टिंग ब्रांचेस कर सकते हो। सो इस तरीके से काम होता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये तो मेरे हिसाब से मैंने एडिशनल में डाला है, बट दिस इज़ फॉर स्टूडेंट ऑल्सो, दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट, आना चाहिए, ठीक है। तो यार दैट्स इट, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है यार तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। 100 लाइक्स का टारगेट है, बहुत मेहनत लगी है भाई ये बनाने में, मेरा दिमाग घूम गया सुबह से। और मैंने कुछ चीज़ें जैसे कि log4j वगैरह इसमें कवर नहीं किया, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वो आपको ज़रूरी नहीं होता है, एंड अगेन अगर आप किबाना वगैरह पढ़ रहे हो तो यू विल गेट दीज टर्म्स देयर। तो चलो ठीक है, अब आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो अगर एंड्रॉइड पे चाहिए तो 100 लाइक्स का टारगेट, और एंड्रॉइड कमेंट कर देना।
सो या ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।